हेलो एवरीवन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में और इसके बाद की सारी टॉपिक्स। तो इससे पहले की सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा अबाउट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में हम जान सकते हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, रिमोट सेंसिंग है। और ये रिमोट सेंसिंग के लिए क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम का यूज़ होता है। इसमें इंक्लूड होता है फोटोग्राफी, जियोफिजिकल सर्वेज और सैटेलाइट बेस्ड मेथड्स होता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसर्स कितने तरीके का होता है देख लेते हैं। एक है पैसिव, देन दूसरा है एक्टिव। तो पैसिव सेंसर क्या है कि ये डिटेक्ट करता है नेचुरल एनर्जी को। किसको डिटेक्ट करता है, नेचुरल एनर्जी रिफ्लेक्टेड या इमिटेड फ्रॉम द अर्थ। तो ये नेचुरल एनर्जी को ही डिटेक्ट कर पाएगा जो कि अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट या इमिट किया जाता है। प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा इसका, सनलाइट। एग्जाम्पल जैसे कि ऑप्टिकल सेंसर्स हो गया या थर्मल सेंसर्स हो गया। लिमिटेशन क्या है कि अगर सनलाइट में प्राइमरी सोर्स इसका सनलाइट है और नेचुरल एनर्जी को ये डिटेक्ट करता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये नाइट में या क्लाउड कवर में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पैसिव सेंसर्स की बात हम कर रहे हैं। देन एक्टिव सेंसर्स कौन से सेंसर्स हैं, जो अपना एनर्जी खुद ही इमिट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि रडार और लिडार। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि ये डे एंड नाइट हमेशा ही वर्क करेगा और ये क्लाउड को भी पेनिट्रेट कर सकता है। कौन, रडार। ठीक है, याद रखना है कि रडार क्लाउड को पेनिट्रेट कर सकता है। देन एप्लीकेशन अगर देखें रिमोट सेंसिंग का, तो एग्रीकल्चर में है, ठीक है, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन में और एक्रिएज एस्टिमेशन में, मतलब कि कैलकुलेट करना एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड को कैलकुलेट करने में यूज़फुल है कि यूजुअली इन एकर्स। देन यील्ड फोरकास्टिंग में, क्रॉप डैमेज का असेसमेंट करने के लिए यूज़फुल है। और सॉइल और मॉइस्चर को अगर मैप करना है तो इसके लिए रिमोट सेंसिंग बहुत यूज़फुल है। देन ओशियनोग्राफी के लिए, ठीक है, ओशियन सर्कुलेशन और करंट में यूज़फुल है इन सारी चीज़ों को मैप करने के लिए। ठीक है, और सी सरफेस टेम्परेचर या सी आइस मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों में हेल्पफुल है। देन हैज़ार्ड के असेसमेंट के लिए कि कितना हैज़ार्ड हुआ है या नहीं, जैसे साइक्लोन हुआ या हरिकेन हुआ, तो उस केस में तो अर्थक्वेक एंड इरोजन्स, इसको ये असेस कर सकता है। फ्लड मैपिंग कर सकता है। द नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट, ठीक है, लैंड यूज़ या लैंड कवर मैपिंग, इन सारी चीज़ों को असेस कर सकता है, देख सकता है, मैनेज कर सकता है। जैसे वेटलैंड्स का आइडेंटिफिकेशन करना, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का एनालिसिस करना। वेदर फोरकास्टिंग में बहुत हेल्पफुल है, वेदर के पैटर्न को एनालिसिस करने में, रेनफॉल और टेम्परेचर को एस्टिमेट करने में, इन्वायरमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस सोर्स का आइडेंटिफिकेशन करना, कैनोपी में क्लोरोफिल मैपिंग, ठीक है, इकोसिस्टम हेल्थ असेसमेंट। तो बेसिकली इसका काफ़ी सारा यूज़ है। नेक्स्ट यूज़ क्या है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ठीक है, लैंड सरफेस टेम्परेचर को एनालाइज करने में, ग्रीन हाउस गैस का एनालिसिस। ठीक है, देन एयरक्राफ्ट बेस्ड सेंसर्स होता है जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करता है और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमिशन हॉटस्पॉट्स को। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज़ करता है। देन पैसिव और एक्टिव सेंसर्स के बारे में हमने देख लिया। पैसिव सेंसर क्या है, जो कि डिटेक्ट करता है नेचुरल एनर्जी में। ठीक है, एंड जो एक्टिव सेंसर से ये इमिट करता है अपना खुद का एनर्जी और फिर रिकॉर्ड करता है जो भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उसको। देन यूज़ अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में यूज़ है। देन ओशियनोग्राफी में यूज़ है, हज़ार्ड असेसमेंट में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, वेदर फोरकास्टिंग में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। ठीक है, देन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग ये हमने देखा, और एयरक्राफ्ट बेस्ड सेंसर्स। देन समझते हैं लिडार को कि लिडार क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो लिडार का क्या मतलब है कि मेजरिंग डिस्टेंस एंड क्रिएटिंग 3D मैप्स यूजिंग लेजर लाइट, कि हम यहाँ पे मेजर करेंगे डिस्टेंस को और क्रिएट करेंगे 3D मैप्स यूजिंग लेजर लाइट। तो यहाँ पे लेजर लाइट का यूज किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि टाइनी लेजर पल्सेस को सेंड करता है, लेजर हिट करता है जाके ऑब्जेक्ट को और फिर रिटर्न करके बैक जो है वापस आ जाता है। ठीक है, और ये सिस्टम फिर मेजर कर लेता है कि इन सारे प्रोसेस में क्या हुआ, कितना टाइम लगा, और ये कैलकुलेट कर लेता है डिस्टेंस और शेप को। तो लिडार का सिंपल मतलब है कि ये मेजर करता है डिस्टेंस को, 3D मैप्स को क्रिएट करता है। ठीक है, ये लेजर लाइट का यूज करेगा, रेडियो
रेडियो वेव्स का नहीं, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। क्रिएट करता है ये 3D मॉडल्स और मैप, ठीक है, और डे और नाइट हमेशा ही काम करेगा और वेजिटेशन गैप्स में भी ये पेनिट्रेट कर सकता है, इसीलिए ये यूज़फुल है फॉरेस्ट में, ठीक है। कॉमन यूज़ अगर देखें तो रिमोट सेंसिंग में और मैपिंग में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्रोन्स में, आर्कियोलॉजी, ठीक है, मतलब क्या है कि हिडन जो स्ट्रक्चर्स है फॉरेस्ट में उसको खोजने में, देन अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एक्रिएज और टेरेन के एस्टिमेशन में, ठीक है। देन एग्जांपल जैसे कि हमने देखा कि जैसे रडार है, रडार की तरह ही होता है लेकिन ये लेज़र लाइट यूज़ करेगा स्कैन करने के लिए, ठीक है। रेडियो वेव्स यूज़ नहीं करेगा, ये क्या यूज़ करेगा, लेज़र लाइट यूज़ करेगा। और रडार क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव्स यूज़ करता है, ठीक है। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, ये लेज़र लाइट का यूज़ करता है, हमने देख लिया। और ये हाई रेजोल्यूशन 3D टेरेन डाटा हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। की कंपोनेंट्स क्या है, लेज़र, स्कैनर, जीपीएस, रिसीवर। प्लेटफॉर्म्स अगर देखें तो एयरबॉर्न, ठीक है, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर से प्लेटफॉर्म जो है इसको मेज़र किया जाता है। ये कवर करता है लार्ज एरिया विथ हाई एक्यूरेसी, ठीक है। प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो एयरबॉर्न होता है, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है और ये कवर करता है लार्ज एरिया विथ हाई एक्यूरेसी। अब समझते हैं लिडार जो है कितने तरीके का हो सकता है। एक तो टोपोग्राफिक हो सकता है, देन बैथीमेट्रिक लिडार, ठीक है। टोपोग्राफिक का मतलब ये यूज़ करता है नियर इंफ्रारेड लेजर्स को और मैप करता है लैंड सरफेस को। देन बैथीमेट्रिक में ग्रीन लेज़र लाइट का यूज़ करता है, देन ये मेज़र करता है अंडर वाटर एलिवेशन को, ठीक है। बैथीमेट्रिक क्या मेज़र करता है, अंडर वाटर एलिवेशन को। इसको यूज़ किया जाता है कोस्टल और शैलो वाटर मैपिंग के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि ये मेज़र करता है कि कितना टाइम लगा, ठीक है, लेज़र पल्सेस को कि टू ट्रैवल टू ग्राउंड एंड रिटर्न, ठीक है, कि ये ग्राउंड तक लेज़र पल्स कितना ट्रैवल कर रहा है और फिर जो रिटर्न आ रहा है इसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम, डिस्टेंस, एलिवेशन, डेटा, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एप्लीकेशन क्या है लिडार का, ये क्या करता है, एक्यूरेट शोर लाइन मैपिंग करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। हम मैप कर सकते हैं एक्यूरेट शोर लाइन। देन डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स फॉर GIS, ठीक है, डिजास्टर और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग में हेल्पफुल है। तो लिडार क्या है, एक्टिव सेंसर्स है। बैथीमेट्रिक लिडार ये यूज़ करता है ग्रीन लाइट और हमने ये क्या देखा कि ये हमें अंडर वाटर यूजफुल है, ठीक है। देन पैसिव सेंसर्स ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर। और रडार और लिडार वर्क एट नाइट, ठीक है। तो बैथीमेट्रिक लिडार को यूज रखना है कि ये अंडर वाटर एलिवेशन को मेजर करता है, ठीक है। देन डिफरेंस अगर देखें लिडार और रडार में, तो लिडार क्या है, ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है और रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। वेव कौन सा यूज करता है, रडार याद रखना इजी है, रेडियो एंड रेडियो वेव्स को ये यूज कर रहा है। और ये लाइट है तो लेजर लाइट को यूज कर रहा है लिडार, ठीक है। एक्यूरेसी अगर देखें तो लिडार का बहुत हाई है और रडार का मॉडरेट है। देन रेजोल्यूशन एंड डिटेल देखें तो ये 3D मैपिंग प्रोवाइड करता है और ये कम डिटेल प्रोवाइड करेगा रेडियो वाला, ठीक है, रेडियो वेव्स रडार। और इसका रेंज शॉर्ट टू मीडियम होता है और इसका रेंज क्या होता है, लॉन्ग होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पॉसिबल है। देन वेदर का इम्पैक्ट देखें तो अगर फॉग, रेन, डस्ट है तो इससे ये इफेक्ट हो सकता है और ये सारे ही वेदर में अच्छे से काम करेगा। देन पेनिट्रेशन, तो ये कैन पास थ्रू स्मॉल वेजिटेशन गैप, ठीक है, स्मॉल वेजिटेशन गैप से भी ये पास थ्रू कर सकता है और ये पेनिट्रेट करेगा क्लाउड्स, रेन्स और सम सर्फेसेस को भी ये पेनिट्रेट कर सकता है। और ये फॉगी वेदर कंडीशन में लिडार जो है हो सकता है अच्छे से वर्क ना कर पाए, ठीक है। और ये हर ही रडार जो है हर वेदर में काम करेगा। कॉमन यूज अगर देखें लिडार का तो मैपिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आर्कियोलॉजी, टेरेन सर्वे में, और इसका रडार का वेदर फोरकास्टिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मिलिट्री स्पीड गन्स में, ठीक है। कॉस्ट अगर देखें तो लिडार एक्सपेंसिव है और रडार कंपैरेटिवली इससे सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये हम सारा काफ़ी डिटेल्स में लिडार और रडार के बारे में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं सेल्यूलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो हम जो वॉइस या डेटा हम जो भी सेंड करते हैं तो ये कैसे जाता है वायरलेसली, ये कैसे जाता है रेडियो वेव्स की वजह से, ठीक है। ग्राउंड बेस्ड सेल्यूलर नेटवर्क होता है। जो एरिया है ये डिवाइडेड होता है स्मॉल रीजन्स में जिसको कि हम कहते हैं सेल्स, और हर सेल में एक बेस स्टेशन होता है यानी सेल टावर होता है। तो ये वर्क कैसे होता है करता है, जो मोबाइल फ़ोन है ये कन्वर्ट कर देता है वॉइस या डेटा को रेडियो सिग्नल्स में, ठीक है। फिर सिग्नल भेजा जाता है नियरेस्ट सेल टावर में, ठीक है। टावर फॉरवर्ड्स इट
थ्रू नेटवर्क और फिर ये रीचेस रिसीवर, फिर ये रिसीवर के पास चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से यानी रेडियो वेव्स की वजह से काम हो जाता है और हमें जो है जो भी मैसेज है या जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो दूसरे के पास तक चला जाता है। ठीक है, अब समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैसे एवोल्यूशन हुआ 1G से 6G हम कैसे गए। तो 1G फर्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पे क्या था, एनालॉग वॉइस ओनली, पुअर वॉइस क्वालिटी था, लिमिटेड रोमिंग, हाई लेटेंसी। हाई लेटेंसी कहने का क्या मतलब था, टाइम डिले इन कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, कि काफ़ी टाइम लग जाता था कम्युनिकेट करने में या डेटा को ट्रांसफ़र करने में। फ्रीक्वेंसी क्या था, 30 मेगाहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक, कोई डेटा और SMS नहीं। ठीक है, देन 2G आया, यहाँ पे डिजिटल वॉइस इंप्रूवमेंट हुआ, SMS और MMS को इंट्रोड्यूस किया गया, रोमिंग भी इनेबल हुआ और लेटेंसी इस टाइम पे 200 to 400 मिली सेकेंड था। ठीक है, पहले से थोड़ा कम हुआ पर ठीक है अभी भी बहुत ज़्यादा लेटेंसी है। देन फ्रीक्वेंसी कितना है, 900 मेगाहर्ट्ज़ टू 1800 मेगाहर्ट्ज़। बेसिक डेटा यहाँ पे हमें मिला, वेरी स्लो इंटरनेट था। देन 3G मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत हुई। देन वीडियो कॉलिंग, मोबाइल TV, ऑनलाइन रेडियो, लेटेंसी 100 to 300 MS था। देन फ्रीक्वेंसी 1.8 to 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और मॉडरेट ब्राउजिंग स्पीड था। देन हम देखते हैं 4G, जिसमें कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, HD वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग, VoLTE एंड VO वाईफाई कॉल्स मिलता है। लेटेंसी कम हो जाता है काफ़ी, 20 to 40 MS हो जाता है। फ्रीक्वेंसी 600 मेगाहर्ट्ज़ टू 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक हो जाता है। ठीक है, फुल्ली IP बेस्ड नेटवर्क ये है। देन 5G वेरी हाई थ्रूपुट, ठीक है, प्लस अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो अगर हम देखें कि लेटेंसी अब यहाँ पे बहुत कम हो गया और इंटरनेट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये आइडियल किसके लिए है, IoT के लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए, ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ऑटोनोमस कार्स, और लेटेंसी यहाँ पे 1 मिलीसेकंड से भी कम हो गया। स्पेक्ट्रम अगर देखें तो सब 6 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, यहाँ पे 410 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 7.125 गीगाहर्ट्ज़ तक देखने के लिए मिलता है और कुछ डिप्लॉयमेंट में तो ये 24 से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक भी देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिवाइस कनेक्टिविटी है। देन 6G जो फ्यूचर और अंडर डेवलपमेंट में है, तो यहाँ पे डेटा का स्पीड 100 Gbps से भी ज़्यादा हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें AI का इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन हेलोग्राफिक कम्युनिकेशन, लेटेंसी यहाँ पे और भी कम हो जाएगा और स्पेक्ट्रम अगर देखें तो 100 गीगाहर्ट्ज़ से 1 टेराहर्ट्ज़ तक बैंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी और स्मार्ट इन्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रेंड अगर हम समझना चाहें कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, स्पीड धीरे धीरे इंटरनेट का बढ़ता जा रहा है, लेटेंसी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता जा रहा है, कनेक्टिविटी और एप्लीकेशन ये भी बढ़ता जा रहा है। हम वॉइस से डेटा में आए और डेटा से फिर AI ड्रिवन नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं LTE, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब LTE क्या है, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड स्टैंडर्ड है जो कि इंप्रूव करता है मोबाइल स्पीड एंड कैपेसिटी ओवर 3G। तो ये किसके ऊपर काम कर रहा है, 3G के ऊपर, LTE याद रखना है। ठीक है, देन की फीचर्स क्या है कि यहाँ पे हाई डेटा रेट्स, डेटा जो है काफ़ी महंगा है, डाउनलोड कितना तक हो सकता है 300 Mbps तक और अपलोड 75 Mbps तक, और लेटेंसी पहले से कम हो चुका है 20 to 40 मिलीसेकेंड। ठीक है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए सही है। ऑल IP आर्किटेक्चर, यहाँ पे वॉइस भी इंटीग्रेट है, वीडियो एंड डेटा एक ही IP नेटवर्क पे है। एप्लीकेशन कहाँ है, HD वीडियो स्ट्रीमिंग में, ऑनलाइन गेमिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन में। देन हमें देखने के लिए मिलता है VoLTE, ठीक है, वॉइस ओवर LTE, ये पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे VoLTE में क्या है, वॉइस कॉल्स है ओवर LTE नेटवर्क। ठीक है, कि LTE नेटवर्क पे वॉइस कॉल मिल जाएगा और यहाँ पे क्वालिटी और स्पीड बढ़ चुका है। फीचर्स अगर देखें तो HD वॉइस क्वालिटी है विथ वाइड बैंड ऑडियो, देन साइमल्टेनियस वॉइस और डेटा यूजेस दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, फास्टर कॉल सेटअप, ठीक है, 2 सेकंड से भी कम लग जाता है। देन एप्लीकेशन कहाँ पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इमरजेंसी सर्विसेज में और बेटर कॉल एक्सपीरियंसेस में। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इमरजेंसी सर्विसेज और बेटर कॉल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, VoLTE का क्या मतलब है कि वॉइस ओवर LTE, कि LTE के ऊपर भी अब यहाँ पे वॉइस वाला फीचर है। देन अब समझते हैं स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क। ठीक है, तो 5G को डिप्लॉय किया जा सकता है दो मोड में, स्टैंड अलोन में और नॉन स्टैंड अलोन में। अब समझते हैं नॉन स्टैंड अलोन क्या है। ठीक है, नॉन स्टैंड अलोन 5G, तो 5G इसको सिंपली हम समझ सकते हैं कि 5G इंजन ऑन 4G रोड, कि 4G रोड पे 5G इंजन दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूज ओल्ड 4G कोर नेटवर्क, यहाँ जो पुराना 4G कोर नेटवर्क है उसी को यूज किया जाएगा और कुछ 5G टावर ऐड किया जाएगा। ये चीपेस्ट और फास्टर होगा फॉर कंपनीज टू स्टार्ट। ठीक है, कि जो ओल्ड कोर नेटवर्क है उसी को यूज़ किया जा रहा है, कुछ 5G टावर है, ये फुल 5G नहीं होगा, नॉन स्टैंड अलोन। ठीक है, तो ये अर्ली फेज और ट्रांजिशन में इसका यूज़ है, जैसे कि अपग्रेडिंग ए बाइक इंजन बट स्टिल राइडिंग ऑन ओल्ड नैरो रोड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, बाइक इंजन को अपग्रेड कर रहे हैं लेकिन अभी भी पुराने पतली सड़कों पे ही चला रहे हैं। देन स्टैंड अलोन में 5G हमें देखने के लिए मिलेगा कि 5G इंजन ऑन 5G रोड, मतलब इंटायरली न्यू 5G सिस्टम होगा, 4G के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं होगा और गिव्स फुल 5G बेनिफिट्स। यहाँ पे लेटेंसी बहुत कम हो जाएगा, डिले नहीं होगा, नेटवर्क स्लाइसिंग, सेपरेट मिनी नेटवर्क्स देखने के लिए मिलेगा, बेटर स्पीड और एफिशिएंसी, कॉस्टली होगा लेकिन फ्यूचर रेडी। ठीक है, तो बिल्डिंग अ ब्रांड न्यू एक्सप्रेस हाईवे ओनली फॉर फास्ट कार। ठीक है, जस्ट समझने के लिए कि मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 5G ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो 5G इंजन ऑन 5G रोड सिंपली। देन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, VoIP, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे IB इनेबल्ड डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट वॉइस इनटू डिजिटल पैकेट्स। मतलब क्या है कि बिना आप कोई मोबाइल फ़ोन के या बिना किसी और नेटवर्क के आप क्या कर रहे हो, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट के थ्रू जो हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या कोई सिम कार्ड की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको फिर इसी तरीके से जो कॉल हो जाता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की वजह से, तो इसी को हम कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिटेड ओवर पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेशन विद टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ईमेल, इसके लिए इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, इन टूल्स के साथ। ठीक है, और कुछ फीचर्स भी हैं जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस मेल, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल वेटिंग, ये सब भी है। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे जो टिपिकल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करके आप कनेक्ट करते हो, कॉल करते हो, आपने वो यूज़ नहीं किया, आपने इंटरनेट को यूज़ करके आपने जो है कॉल किया। तो ये सुविधा आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, व्हाट्सएप कॉल में, स्काइप हो गया, तो इस तरीके के जो काफ़ी सारे ऐप्स हैं वहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं VoWiFi या वाईफाई कॉलिंग। ठीक है, तो वॉइस कॉल मेड ओवर अ वाईफाई नेटवर्क, कि आप क्या कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं वाईफाई नेटवर्क के ऊपर जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है उससे। ठीक है, इससे क्या होता है कि HD वॉइस कॉल्स विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस, कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा है, सिर्फ ब्रॉडबैंड का यूज़ करके कॉल कर पा रहे हैं, सेल्यूलर डेटा यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्पेशली ये यूज़फुल है ऐसे एरिया में जहाँ पे कि नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है, सेल्यूलर नेटवर्क कवरेज सही नहीं है, अच्छे तरीके से वहाँ टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे काम करता है। तो जैसे अदर जो OTT ऐप्स है जैसे कि व्हाट्सएप है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो व्हाट्सएप से व्हाट्सएप में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐप उसी ऐप से आई व्हाट्सएप से व्हाट्सएप में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगा, लेकिन इसमें जो है वन नंबर टू अनदर नंबर आप कॉल कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है, सीमलेस स्विचिंग बिटवीन LTE एंड वाईफाई, एक्सटेंडेड कवरेज आपको मिल जाएगा इन लो सिग्नल जोन्स, इम्प्रूव कॉल क्वालिटी और रिड्यूस्ड सेल्यूलर डेटा का यूज़ कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, लीडिंग टू पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग। ठीक है, अब देखते हैं IoT के बारे में, मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको पूछा जा चुका था। ठीक है, एक स्टेटमेंट सा दिया गया था और पूछा गया था ये क्या है। तो IoT क्या है, नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। इसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, यूनिक विथ यूनिक आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनेबलिंग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं मतलब चाहिए। तो क्या है, डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सेंसर्स को, सॉफ्टवेयर को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को टू कलेक्ट, ट्रांसमिट एंड एक्ट ऑन इन्वायरमेंटल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब है कि इंटरकनेक्टेड डिवाइस है विथ यूनिक आइडेंटिफायर है, यहाँ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन कहाँ है? स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर ग्रिड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी एंड सर्विलेंस, रिमोट मैनेजमेंट में, ठीक है, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटीज़ में। अब देखते हैं रोल ऑफ 5G एंड एज कंप्यूटिंग इन IoT। ठीक है, तो समझते हैं कि 5G और एज कंप्यूटिंग कैसे IoT में क्या हेल्प कर रहे हैं, क्या रोल है। तो इससे कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ रहा है। 5G प्रोवाइड कर रहा है हाई स्पीड और लो लेटेंसी कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जितना इंटरनेट सही से चलेगा तो कनेक्टिविटी और अच्छे से हो पाएगा। देन रिड्यूस्ड लेटेंसी, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी लेटेंसी बहुत ही कम है तो हर चीज़ बहुत फास्ट होगा। ठीक है, एज कंप्यूटिंग की वजह से क्या होगा कि रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होगा नियर द सोर्स और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देन इंक्रीज कैपेसिटी, 5G प्लस एज कंप्यूटिंग टुगेदर हैंडल कर सकते हैं मैसिव IoT डेटा वॉल्यूम, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को रख सकेंगे उतना सीमलेस बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन हो सकेगा। ठीक है, देन रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, एज कंप्यूटिंग ऑफर कर रहा है। ठीक है, काफ़ी ऑफर्स रिडंडेंसी, मीन्स क्या है कि मल्टीपल लोकल प्रोसेसिंग पॉइंट्स एक्ट्स एज ए बैकअप्स, तो काफ़ी सारा अगर मल्टीपल लोकल प्रोसेसिंग पॉइंट होगा तो बैकअप की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर किसी तरीके का कोई फॉल्ट हो गया तो ये प्रोसेसिंग पॉइंट्स जो है बैकअप्स की तरह काम करेगा। इससे रिलायबिलिटी बढ़ रहा है और फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कि अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सही किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि IoT सिस्टम टू फंक्शन ड्यूरिंग नेटवर्क डिस्ट्रप्शन। ठीक है, फिर इनहेंस्ड सिक्योरिटी जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू द डिवाइस रिड्यूसेस डेटा एक्सपोजर। ठीक है, देन जो है यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सिक्योरिटी भी हमारा बढ़ जाएगा और नया एप्लीकेशन जो है इनेबल हो सकता है, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, स्मार्ट सिटीज़ हम बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीज़ है। देन अब देखते हैं प्लेटफॉर्म शेयरिंग इन सेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ को समझते हैं कि प्लेटफॉर्म शेयरिंग इन सेल्यूलर कम्युनिकेशन क्या है। तो प्लेटफॉर्म शेयरिंग का मतलब है कि कोलैबोरेटिव एक अरेंजमेंट है जहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नेटवर्क्स, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स वहाँ पे वो शेयर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेस स्टेशन की तरह, सच एज बेस स्टेशन या टावर या बैक हॉल नेटवर्क्स की तरह। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है कि प्लेटफॉर्म को यहाँ शेयर किया जा रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, नेटवर्क का इफिशियंसी बढ़ेगा और फास्टर डिप्लॉयमेंट हो पाएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी से जल्दी हम ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि ये एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट है जहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जो है वही इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। ठीक है, बेस स्टेशन या टावर की तरह, ताकि ये सारा बेनिफिट मिल सके। तो अब की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं प्लेटफॉर्म शेयरिंग का। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ठीक है, जैसे कि बेस स्टेशन है, टावर है या बैक हॉल नेटवर्क्स है। तो बेस स्टेशन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है रेडियो सिग्नल्स को, टावर सपोर्ट करता है बेस स्टेशंस को, और जो बैक हॉल नेटवर्क्स है ये कनेक्ट करता है बेस स्टेशंस टू द कोर नेटवर्क। ठीक है, देन शेयरिंग मॉडल्स, एक्टिव शेयरिंग, पैसिव शेयरिंग एंड हाइब्रिड शेयरिंग। तो एक्टिव शेयरिंग में क्या होता है कि जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है ये जॉइंटली ऑपरेट करते हैं और मैनेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, और पैसिव शेयरिंग में क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स ओन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर लीज एक्सेस। देन हाइब्रिड शेयरिंग में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक्टिव शेयरिंग में यहाँ पे ये जॉइंटली ऑपरेट करते हैं और मैनेज करते हैं, पैसिव में वन MNO ओन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और अदर जो है लीज करता है जो भी एक्सेस है उसका। और हाइब्रिड में हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम कहेंगे हाइब्रिड शेयरिंग। तो आखिर प्लेटफॉर्म शेयरिंग से हमें फ़ायदा क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स लगने वाला है और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये भी तो कम होगा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए, और इम्प्रूव होगा नेटवर्क एफिशिएंसी। ठीक है, और एक्सिलरेटेड डिप्लॉयमेंट, तो इससे क्या होगा कि फास्टर रोल आउट होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आ पाएगा लाइक 5G बाय लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से ज़्यादा काम हो सकेगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अगर कम टावर होगा, बेस स्टेशन कम होगा तो इसका मतलब स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, और कम लैंड का यूज़ होगा। तो दिस इज़ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सही है। देन अब देखते हैं की टेक्नोलॉजीज़ फॉर प्लेटफॉर्म शेयरिंग। तो अब हमने देखा, ठीक है, कि प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया जाएगा, नेटवर्क स्लाइसिंग,
शेयर्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ORAN यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग में क्या होता है। ये एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेगा ओवर शेयर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो शेयर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में ये एक वर्चुअल नेटवर्क की तरह काम करेगा, और ये अलाउ करता है कस्टमाइज्ड सर्विसेज, ठीक है, फॉर डिफरेंट यूजर्स एंड यूज केसेस। देन शेयर्ड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि मल्टीपल MNOs जो है शेयर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज को। इससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉस्ट इफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, सही होगा, इम्प्रूव होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं ORAN, ठीक है, ORAN ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है जिससे कि इंटर ऑपरेबिलिटी हो पाएगा, ठीक है, और डीकपल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो क्या मतलब है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेपरेट रहेगा, ठीक है, तो इससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा और फैसिलिटेट ईजियर एंड चीपर प्लेटफॉर्म शेयरिंग। तो इससे क्या होगा, प्लेटफॉर्म शेयरिंग ईजी हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल इसका क्या आइडिया है प्लेटफॉर्म शेयरिंग का कि कि प्लेटफॉर्म शेयरिंग से क्या होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग हमने देखा, और शेयरिंग मॉडल में देखा कि एक्टिव शेयरिंग, पैसिव शेयरिंग, हाइब्रिड शेयरिंग। देन हमने कुछ फ़ायदा देखा कि कॉस्ट रिडक्शन होगा, इम्प्रूव नेटवर्क इफ़िशियंसी, कि अब नेटवर्क हमारे पास ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, डिप्लॉयमेंट मतलब नए नए टेक्नोलॉजीज़ को हम जल्दी से ला पाएंगे, ठीक है, और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी रिड्यूस होगा। देन हमने देखा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है प्लेटफॉर्म शेयरिंग के लिए। एक तो नेटवर्क स्लाइसिंग है, दूसरा शेयर्ड स्पेक्ट्रम है, और तीसरा ORAN है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स एंड इंटरनेट की तरफ। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यूज़ किया जाता है लाइट पल्सेस को, ठीक है, लाइट पल्सेस का यूज़ करके ट्रांसमिट किया जाता है डेटा को थ्रू थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। ये हाई स्पीड, बेसिकली आपको याद रखना है कि हाई स्पीड डेटा ये प्रोवाइड करता है लो एटेन्यूएशन, मतलब कि सिग्नल लॉस बहुत कम होगा, और बेटर सिग्नल क्वालिटी देन द कॉपर वायर्स, की कॉपर वायर्स की जगह ये बेटर सिग्नल क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यह लाइट पल्सेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या यूज़ किया जाता है, लाइट पल्सेस का, टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू द स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। देन यहाँ पे किस किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, ग्लास और प्लास्टिक। यहाँ पे जैसे कि हम देखें तो कॉपर वायर से ये बेटर हमें सिग्नल क्वालिटी दे रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट जो है एक डेंसर मीडियम मींस ग्लास से एक रेयरर मीडियम एयर की तरफ जाता है और हिट करता है बाउंड्री, ठीक है, एट अ लार्ज एंगल, तो ये क्या होता है, ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। तो होता क्या है यहाँ पे कि बाहर जाने की बजाय लाइट कंप्लीटली जो है बैक की तरफ आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि लाइट इस तरीके से बाउंस करता रहता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो लाइट बाहर की तरफ नहीं जाता है, बल्कि लाइट जो है इसी तरीके से ट्रैवल करता रहता है लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लिटिल लॉस, ठीक है। तो ये एक हमें फ़ायदा देखने के लिए मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये यूज़ करता है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। समझते हैं सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, ठीक है, कि ये सब कुछ क्या है। तो इंटरनेट को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 3 लेयर में डिवाइड है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब में। अब समझते हैं सरफेस वेब क्या है। तो ये वो पोर्शन है इंटरनेट का, ठीक है, जो कि विजिबल है और पब्लिक फेसिंग पार्ट है, मतलब इंडेक्स्ड पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बाय सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, याहू एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये पोर्शन वो है जो हमें जो है विजिबल है पब्लिक को, ठीक है, और पब्लिक फेसिंग पार्ट है, ये इजीली एक्सेसिबल है टू जनरल पब्लिक, ठीक है। और ये कितना है, सरफेस वेब सिर्फ 4% ही है, जितना भी इंटरनेट कंटेंट है उसका सिर्फ 4% है। तो हम लोग जो इतना यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का, तो सिर्फ वो 4% है। देन डीप वेब, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट पार्ट है इंटरनेट का, अराउंड 96% डीप वेब ही है। और ये जो है नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन, मतलब क्या है कि ऐसे इजीली विजिबल नहीं है, पब्लिक फेसिंग पार्ट नहीं है, जनरल पब्लिक इसको यूज़ नहीं करती है। इसका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है, कैसे, पासवर्ड, पे वॉल्स और लॉगिन्स के द्वारा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल है, पर्सनल डेटाबेस हो गया, ईमेल अकाउंट्स हो गया, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गया, एकेडमिक जर्नल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स
रिस्पॉन्स इसमें आता है। और इसमें जो है वास्ट अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है, ये पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है। तो डीप वेब कितना है 96%। देन अब समझते हैं डार्क वेब के बारे में, ठीक है। डार्क नेट, तो डार्क नेट ये डीप वेब के अंदर ही आता है, डार्क जो है नेट, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्ड बाय डेलिब्रेट एनोनिमिटी, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनोनिमिटी होता है। नॉन इंडेक्सिंग मतलब नॉन अपीयर, ये सबको नहीं दिखेगा, जो है स्टैंडर्ड सर्च इंजन से आप नहीं डार्क वेब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डीप वेब के तरह इसमें भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, बट नॉर्मल ब्राउजर्स, ठीक है। डार्क नेट के लिए क्या चाहिए, स्पेशल ब्राउजर्स चाहिए और नेटवर्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डीप वेब में हम क्या डिफरेंस देखते हैं कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसमें नॉर्मल ब्राउजर चाहिए। और डार्क नेट में क्या हो रहा है कि स्पेशल ब्राउजर चाहिए, स्पेशल नेटवर्क चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि डीप वेब में के अंदर ही डार्क वेब आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनोनिमिटी है और इसको आप इजीली सर्च नहीं कर पाएंगे, ये अपीयर नहीं होगा स्टैंडर्ड सर्च इंजन के द्वारा, ठीक है। ये जो है इसके लिए स्पेशल ब्राउज़र चाहिए। की फीचर क्या है, तो अनोनिमिटी रहेगा, यहाँ पे इंक्रिप्शन रहेगा, प्लस रूटिंग टू हाइड आइडेंटिटीज़ एंड एक्टिविटीज़। एक्सेसिबिलिटी देखें तो इसके लिए अलग से चाहिए टूल्स, जैसे कि टॉर, फ्री नेट, I2P या ट्रेल्स वगैरह, ठीक है। कंटेंट क्या है, तो ये होस्ट करता है, इसमें लीगल और इलीगल दोनों तरीके का कंटेंट हो सकता है। हमने देखा कि डीप में क्या है, सिर्फ लीगल और लेजिटिमेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल इलीगल कंटेंट हो सकता है, मार्केट प्लेसेस के बारे में, फोरम्स, विसल ब्लोइंग या प्लेटफॉर्म्स, कुछ भी, ठीक है। देन टॉर नेटवर्क क्या है, द अनियन राउटर, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा और मोस्ट वाइडली यूज ये डार्क वेब ब्राउज़र है, ठीक है। डार्क वेब ब्राउज़र है ये टॉर नेटवर्क। और ये लेयर्ड, इसको अनियन राउटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लेयर्ड होता है अनियन की तरह, ठीक है, टू ऑब्सक्योर यूज़र आइडेंटिटी एंड ट्रैफिक पैटर्न्स। तो इसलिए तो ये अब हम समझ चुके हैं कि जनरली जो हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं दैट इज़ 4%, और डीप वेब जो है ये 96% है। डीप वेब का सबसेट जो है डार्क वेब है, ठीक है। डीप वेब में अगर देखें तो लेजिटिमेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है, और डार्क वेब में इलीगल और इलीगल कंटेंट दोनों हो सकता है। अब समझते हैं वाइट स्पेस इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है यूजिंग अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन टीवी चैनल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट स्पेसेस होता है। दीज वाइट स्पेसेस अवेलेबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन इन स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, एंड टाइम्स। तो फीचर क्या है वाइट स्पेस इंटरनेट का कि यहाँ पे यूज़ करता है अनयूज्ड टीवी स्पेक्ट्रम बैंड को, लॉन्ग रेंज कवरेज होता है। और ये जो ऑब्स्टेकल्स है ना, जैसे कि बिल्डिंग्स, फॉइलेज, हिल, यहाँ पे भी जाकर ये पेनिट्रेट करेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजी डिप्लॉयमेंट है, और रिकॉन्फ़िगरेशन भी इसका ईजी है। तो ये क्या है, वाइट स्पेस इंटरनेट भी वायरलेस ब्रॉडबैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ होता है बिटवीन टीवी चैनल। सिंपल सी बात है, ये याद रखना है कि ये है क्या, तो वायरलेस ब्रॉडबैंड है और यहाँ पे अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी यूज होता है, ठीक है, बिटवीन टीवी चैनल्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट स्पेसेस होता है और ये अवेलेबल होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इन स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम्स, क्योंकि हम इसका खासियत क्या देख पा रहे हैं कि ये ऑब्स्टेकल को भी पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो सरफेस वेब है, ठीक है, ये सिर्फ 4% है, जैसे कि गूगल, याहू, नेवर, यांडेक्स, विकीपीडिया, रेडिट, जो भी ये सब कुछ है, ये कितना है, सिर्फ 4%। एंड जो डीप वेब है जहाँ पे कि क्लाउड स्टोरेज है, पेटेंट डेटा, रिसर्च आर्टिकल्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सब कुछ है, ये 96% जो है आता है। और डीप वेब का सबसेट ही डार्क वेब है। एंड डार्क वेब में है ऑनियन साइट्स हो गया, हिडन मार्केट प्लेसेस हो गया, और एनोनिमस जर्नलिज्म यहाँ पे हो रहा है। अब समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों है, ताकि सिक्योर, ट्रांसपेरेंट स्टोरेज और ट्रांसफर हो सके डेटा के इंफॉर्मेशन का, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और सिक्योर, ट्रांसपेरेंट स्टोरेज और ट्रांसफर हो सकेगा इंफॉर्मेशन।
ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था बिटकॉइन के लिए, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड बुक है, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड बुक, लेजर है, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक की तरह जो है यहाँ पे स्टोर होता है और फिर ब्लॉक धीरे धीरे क्या होता है, लिंक हो जाता है चेन में, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे मनी हो, डेटा हो, तो ये एक ब्लॉक में इसको रख देता है, फिर ब्लॉक जो है वेरीफाई किया जाता है बहुत सारे कंप्यूटर के द्वारा, सिर्फ एक अथॉरिटी ही इसको वेरीफाई नहीं करता, इसीलिए हम डिसेंट्रलाइज्ड कह रहे हैं, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है तो ब्लॉक को फिर ऐड कर दीजिए, जैसे ही हो गया ये वेरीफाई तो इसको फिर इस चेन में परमानेंटली ऐड कर दिया गया और इसको इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। की फीचर्स क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, कहने का क्या मतलब है कि कोई सिंगल ऑनर नहीं है, ठीक है। एक बैंक और गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। एवरीवन इन नेटवर्क कैन सी रिकॉर्ड्स, तो ये बात है कि यहाँ क्या है कि जो भी इस नेटवर्क से जुड़ा है वो इस रिकॉर्ड को देख सकता है। देन सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल है, इनक्रिप्टेड है और इसको हैक करना मुश्किल है। देन इम्यूटेबिलिटी, ठीक है, कि एक बार अगर ऐड हो गया तो डेटा को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। देन कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है, बिटकॉइन और इथेरियम में, बैंकिंग और पेमेंट्स में, सप्लाई चेन ट्रैकिंग में, वोटिंग सिस्टम में, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स में, डिजिटल आइडेंटिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज किया जाता है कि जैसे ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया गया तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड, तो एक ब्लॉक बन गया कि हाँ ठीक है एक ट्रांजैक्शन हो गया, फिर ठीक है उसके बाद फिर इस ब्लॉक को सेंड कर दिया जाएगा एवरी नोड इन द नेटवर्क, ठीक है। तो हर किसी को ये सेंड कर दिया जाएगा, फिर जो भी नोड क्या करेगा, वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शन, नोड्स रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, फिर यहाँ पे नोड्स क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। देन अ ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग, फिर इस तरीके से जो है प्रूफ ऑफ वर्क के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, फिर ब्लॉक जो है ऐड कर दिया जाएगा इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग चेन है उसमें और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट माना जाएगा। तो ये है ब्लॉकचेन, इस तरीके से काम करता है कि ब्लॉक से फिर चेन बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, ठीक है। तो फीचर हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये कुछ फीचर इसका डिसेंट्रलाइजेशन है, इम्यूटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एनर्जी इंसेंटिव है, ठीक है। एनर्जी इंसेंटिव भी है कि जो हर ब्लॉक को ऐड किया जा रहा है कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, माइनिंग हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी चाहिए होता है, तो ये एनर्जी इंटेंसिव होता है। अब समझते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ ब्लॉकचेन का, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ समझते हैं। ओरिजिन इंस्पायर्ड है राल्फ मार्कलेज हैश ट्री डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया संतोषी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन के लिए ओरिजिनली इसको जो है लाया गया था। देन इथेरियम फेज, फिर क्या हुआ, इसकी कैपेबिलिटीज़ और भी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बियॉन्ड करेंसी, ठीक है। करेंसी से बाहर भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इसका जो है हुआ। देन ग्रोथ फेज अगर देखें तो रैपिड एवोल्यूशन देखने के लिए मिला कब, विथ एडॉप्शन अक्रॉस फाइनेंसेस, जब फाइनेंस के साथ इसको अडॉप्ट किया गया तब ज़्यादा हमें रैपिड एवोल्यूशन देखने के लिए मिला। हेल्थ केयर, गवर्नेंस एंड सप्लाई चेन्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने मिला। देन एप्लीकेशन क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन और इथेरियम में, पेमेंट और ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड, सीबीडीसी, ई रूपी, ठीक है। ई रूपी भी जो है ना ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, याद रखना है, सीबीडीसी ई रूपी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देन हेल्थ केयर में यूज है सिक्योर मेडिकल रिकॉर्ड्स, ड्रग सप्लाई चेन ट्रैकिंग, ठीक है, ये सब कुछ। देन कॉपीराइट मैनेजमेंट में इसका यूज है, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल राइट्स। इंटरटेनमेंट में इसका यूज है, जैसे कि सोनी म्यूजिक यूज कर रही है। देन ब्लॉकचेन एज ए सर्विस बास, ठीक है, ये क्या है, क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ब्लॉकचेन ऐप डेवलपमेंट को, ठीक है। अब समझते हैं नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब समझते हैं कि अगर नॉन फंजिबल हम पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फंजिबल क्या है, तभी तो हम नॉन फंजिबल को समझ पाएंगे। तो फंजिबल किसी भी चीज़ को हम तब कहेंगे जब ये इंटरचेंजेबल होगा, ठीक है, इंटरचेंजेबल आइटम्स ऑफ सेम वैल्यू। तो यहाँ का क्या मतलब है कि
इसका बार बार क्या है कि सेम ही वैल्यू आ रहा है, आप इंटरचेंज कर पा रहे हैं, जैसे कि मनी है, क्रिप्टो करेंसी है, सेम वैल्यू में आप क्या कर पा रहे हैं, इंटरचेंजेबल कर पा रहे हैं। नॉन फंजिबल का मतलब हो गया कि यूनिक आइटम है और इसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता 1 to 1, ठीक है। इस तो ये हो गया नॉन फंजिबल टोकन कि ये यूनिक आइटम है, इसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता 1 to 1, ठीक है, कि ये दे दिया एंड देन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप मनी है, 10 रुपीज़ के नोट को आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो, तो इस तरीके से नहीं। और सेम वैल्यू में आप एक्सचेंज कर पाओगे ना, कि अगर आप सपोज 10 रुपीज़ का कुछ खरीद रहे हो तो उस चीज़ का वैल्यू 10 रुपीज़ होना चाहिए, तब आप जाकर उसको 10 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है। ये है कि इंटरचेंजेबल आइटम्स ऑफ सेम वैल्यू। देन NFT क्या है, यूनिक डिजिटल एसेट है और ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ रियल एंड वर्चुअल आइटम्स को, एंड आर क्रिएटेड ऑन ब्लॉकचेन्स, ठीक है। तो इसको कैसे क्रिएट किया जा रहा है, ब्लॉकचेन पे, जैसे कि इथेरियम। तो याद रखना है कि NFT क्या है, यूनिक डिजिटल एसेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ रियल और वर्चुअल आइटम का, और इसको क्रिएट किया जा रहा है ब्लॉकचेन पे। कोर फीचर क्या है, तो जो ईच NFT हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड एंड मेटा डाटा। तो याद रखना है कि हर NFT का ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और मेटा डाटा होगा, ठीक है। और ये नॉन इंटरचेंजेबल है, यही तो इसका फीचर है कि जो दो NFT है ये आइडेंटिकल नहीं है। तो आप अगर दोनों NFT नॉन फंजिबल टोकन अगर दोनों सेम नहीं है तो आप फिर आखिर कैसे एक्सचेंज करोगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं, एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए नॉन फंजिबल टोकन है। देन ओनरशिप यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड होगा, ब्लॉकचेन लेजर पे रिकॉर्ड होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी और सिक्योरिटी बना रहे। देन व्हाट NFT कैन रिप्रेजेंट, NFT से क्या क्या रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट जैसे कि पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, म्यूजिक या वीडियोस, रियल वर्ल्ड का जो एसेट है, रियल एस्टेट, कलेक्टिबल्स या फिजिकल गुड को भी हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। देन आइडेंटिटीज, ठीक है, पर्सनल और कॉर्पोरेट डिजिटल आइडेंटिटीज, ठीक है। देन ट्रेडिंग एंड वैल्यू, तो इसको जो है ट्रेड किया जा सकता है, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है डजेंट मीन कि इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ट्रेड किया जा सकता है अदर NFTs के लिए, क्रिप्टो करेंसीज के लिए और फियाट करेंसीज के लिए, और इसका वैल्यू डिपेंड करेगा स्कार्सिटी, डिमांड और क्रिएटर रेप्यूटेशन और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रांजेक्शन परमानेंटली रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन, और ट्रांजेक्शन इसमें ब्लॉकचेन में परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये यूनिक डिजिटल एसेट है, इसको जो है खरीदा, बेचा और ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है कि 1 to 1 जो लाइक पैसे की तरह एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर NFT डिफरेंट है ना, कि इस NFT को इस NFT से चेंज आप नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है कि हर NFT डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नॉन फंजिबल टोकन। देन करंट रेलिवेंस अगर देखें तो मेजर पॉपुलैरिटी 2021 के बाद मिला, तो इससे क्या हुआ, इनेबल्ड आर्टिस्ट मोनेटाइजेशन एंड क्रिएटर इकोनॉमी में हेल्पफुल है। इसका यूज़ किया जाता है गेमिंग, मेटावर्स, डिजिटल राइट्स और कलेक्टिबल्स में, ठीक है। अब समझते हैं कि वेब का एवोल्यूशन कैसे हुआ 1.0 से 5.0 तक, तो हम समझते हैं। तो 1.0 जो वेब था ये रीड ओनली वेब था, कि सिर्फ पढ़ा जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेट अगर हम देखें मिड 1990 से अर्ली 2000s तक, तो यहाँ पे स्टैटिक था वेब पेज, वन वे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा था, सिर्फ वन वे हो रहा था, तो यूज़र सिर्फ रीड कर सकते थे कंटेंट को, कोई इंट्रैक्शन नहीं था, ठीक है, जैसे अर्ली HTML वेबसाइट्स जो है। देन वेब 2.0 यहाँ पे रीड राइट वेब आया, तो ये सेकंड जनरेशन था, ये अर्ली 2000s में हमें देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे शिफ्ट क्या देखने के लिए मिला, डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव, अब जो है कंटेंट इंटरेक्टिव हो गया, तो यहाँ यूज़र क्रिएट कर सकते थे, शेयर कर सकते थे और मॉडिफाई कर सकते थे कंटेंट को। देन राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म हमें देखने के लिए मिला, फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ, तो रीड राइट वेब है 2.0। देन वेब 3.0 ये हो गया डिसेंट्रलाइज और सिमेंटिक वेब, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। इसका फोकस किसके ऊपर है, यूजर कंट्रोल के ऊपर और डेटा ओनरशिप एंड प्राइवेसी के ऊपर। यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड
टोकेनोमिक्स का यूज़ किया जा रहा है, टोकन्स का, ठीक है। देन एम क्या है, फॉर पर्सनलाइज्ड और इंटेलिजेंट वेब एक्सपीरियंस की, पर्सनलाइज्ड और इंटेलिजेंट वेब जो है एक्सपीरियंस, ये अभी भी इवॉल्व कर रहा है, फुल्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इथेरियम, ब्लॉकचेन, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब कुछ आता है वेब 3.0 पे, ठीक है। और आप जो ये सब कुछ यूज़ कर रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, वेब 2.0, रीड राइट वेब है। देन वेब 4.0 सिम्बायोटिक वेब, ये जो कि फ्यूचर स्टेट है, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अराउंड 2025 तक। तो डीप इंटीग्रेशन ऑफ वेब यहाँ देखने के लिए मिलेगा, फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन बायोलॉजी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेब अब इंटीग्रेट हमें देखने के लिए मिलेगा। रियल टाइम, कंटेक्स्ट अवेयर और स्मार्ट ऑटोमेशन होगा, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़, IoT ड्रिवन इकोसिस्टम और AI एजेंट्स, ठीक है। देन वेब 5.0 इमोशनल वेब, अल्टीमेट स्टेज है ये, और इसको 2030 तक जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो वेब दैट अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस की, अब वेब ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, ह्यूमन इमोशन को भी समझने लग जाएगा, और वैल्यूज़ की ह्यूमन क्या वैल्यू कर रहा है, क्या प्रीफर कर रहा है, ठीक है। तो AI इमोशनल इंट्रैक्शन जो है होगा, और एग्जाम्पल्स जैसे देखें तो इमोशन अवेयर असिस्टेंट्स और एडेप्टिव इंटरफेसेस, ठीक है। ह्यूमन के पास से इमोशन जा रहा है और मशीन्स के पास इमोशंस आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो वेब 5.0 इमोशनल वेब एंड अल्टीमेट स्टेज, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मशीन्स का लेवल या किसी भी चीज़ में टेक्नोलॉजी का लेवल इतना एडवांस हो रहा है कि इमोशन तक आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, और ये सिक्योर्ड कैसे है, बाय क्रिप्टोग्राफी। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। तो फीचर क्या है इसका, डिसेंट्रलाइज, मतलब कि जब भी डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे यूज़ किसका हो रहा है, ब्लॉकचेन लेजर का, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन के लिए। और ये सिक्योर कैसे है, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है, और यहाँ पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र होता है। पॉपुलर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम और लिटकॉइन। यूजेस क्या है कि यहाँ पे गुड्स का और सर्विसेज का परचेज किया जा सकता है, इन्वेस्ट और ट्रेडिंग किया जा सकता है, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम वगैरह में यूज़ हो सकता है। अब समझते हैं हमारे जो है लीगल स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। ग्लोबल पोजीशन अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसी का पोजीशन जो है ना वैरी कर रहा है कंट्रीज़ में, हर कंट्री में इसका अलग है। कुछ नेशन ने इसको लीगलाइज किया है और रेगुलेट किया है, लेकिन अदर नेशन ने इसको मतलब किसी ने या तो रेस्ट्रिक्ट करके रखा है या कॉशियस है इसकी यूज़ को लेकर के। तो अब इंडिया में क्या इसका स्टैंड है समझते हैं। तो RBI का स्टैंड क्या है, तो RBI हैज़ इशूड वार्निंग्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो RBI ने वार्निंग इशू कर रखा है क्रिप्टो करेंसीज पे। कंसर्न क्या है कि इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाए, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया इसके लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब अगर सारे लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करेंगे, और अगर हमने अभी यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, वार्निंग दे रखा है RBI ने कि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए RBI ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ई-रूपी। तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है। CBDC में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू फिक्स किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल बैंक लीगल टेंडर होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, CBDC का एक लीगल टेंडर है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा। और क्रिप्टो करेंसी का कोई इस तरीके का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन है, और ये वॉलेटाइल वैल्यू है इसका, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग कभी या तो बहुत अप हो जाएगा, कभी बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू है। और जो CBDC है इसके वैल्यू को फिक्स किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, और दोनों यूज करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो ये हमने देखा कि RBI ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन सुप्रीम कोर्ट 2020 का रूलिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया जो RBI का 2018 का सर्कुलर था। अर्लियर RBI ने क्या किया था कि RBI बैन हैड प्रोहिबिटेड बैंक्स फ्रॉम डीलिंग विद क्रिप्टो बिजनेसेस। तो RBI ने क्या किया कि बैन किया, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को। तो जो बैंक्स थे अब ये डील नहीं कर पा रहे थे क्रिप्टो बिजनेस के साथ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो रिस्टोर कर दिया कि बैंकिंग एक्सेस टू क्रिप्टो एक्सचेंज, ठीक है। तो अब बैंक जो है इसके साथ डील कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट फिर क्या हुआ इसके ऊपर। तो टैक्सेशन एंड रेगुलेशन अगर देखें तो गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखा है 30% टैक्स,
ठीक है, किसके ऊपर, ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, कि जितना भी इनकम आएगा क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन से, तो फिर वहाँ पे 30% टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है, और 1% TDS, ठीक है, ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर अबव थ्रेशोल्ड, कि एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जो है 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा, ठीक है। और सेटअप अ पैनल टू एक्सप्लोर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और सेटअप किया है एक पैनल तो जो कि एक्सप्लोर कर सके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और वर्किंग टुवर्ड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और CBDC इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि अभी इंडिया में क्या जो है क्रिप्टो करेंसी का है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 30% टैक्स लगा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले बैन कर दिया था, तो बैंक्स भी डील नहीं कर पा रहे थे क्रिप्टो बिजनेसेस के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है इस बैन को बंद कर दिया कि ठीक है ये बैन हटाओ, और ओवरटर्न कर दिया। एंड अभी जो है बैंकिंग एक्सेस टू क्रिप्टो एक्सचेंज ये रिस्टोर कर दिया गया है, ठीक है। तो CBDC क्या है, लीगल टेंडर है ये, ठीक है, याद रखना ये लीगल टेंडर है। क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसके पीछे RBI है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, तो इसीलिए ये लीगल टेंडर है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया RBI क्रिप्टो बैंकिंग बैन 2020 में, ठीक है। तो ये हमने देखा। और क्रिप्टो इनकम को कितने में टैक्स किया जा रहा है, 30% में, और इंडिया अलाउ कर रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग बट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए लीगल टेंडर। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ तो है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है क्रिप्टो करेंसी, याद रखना है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन अब देखते हैं ग्लोबल लैंडस्केप क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है ये ओनली कंट्री है जहाँ पे बिटकॉइन अभी लीगल टेंडर है। इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हम कह रहे हैं लीगल टेंडर है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से आप अगर सपोज कुछ बाय कर रहे हो, सपोज आपने कोई चॉकलेट बाय किया, ठीक है, और आप उस शॉपकीपर को जो है क्या दे रहे हो, रुपीस दे रहे हो, तो वो मना नहीं कर सकता क्योंकि रुपी क्या है, लीगल टेंडर है। उसी तरीके से जिस कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना गया, तो वहाँ पे क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी डेब्ट के पेमेंट के लिए वो जो है क्रिप्टो करेंसी को दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है लीगल टेंडर। याद रखना है कि उसको जो है कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के बदले दे रहे हो क्रिप्टो करेंसी को तो उसको लेना पड़ेगा, पर इंडिया में वो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल लीगल टेंडर नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहे तो ठीक है, पर आप फोर्स नहीं कर सकते हो, जैसे आपको रुपी जो है लेना ही पड़ेगा क्योंकि रुपी लीगल टेंडर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। देन मूव करते हैं, तो हमने यहाँ देखा कि एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यही कंट्री है जहाँ पे बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है। देन रिकॉग्निशन और रेगुलेशन क्या है, तो बहुत सारे कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है और रेगुलेट किया है क्रिप्टो करेंसी को। फोकस एरिया अगर देखें तो टैक्सेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये एक इशू है, तो ये फोकस एरिया है। देन रेस्ट्रिक्शंस अगर देखें तो कुछ कंट्री ने इम्पोज किया है टाइट कंट्रोल्स और बैन, जैसे चाइना में स्ट्रिक्ट बैन है ट्रेडिंग और माइनिंग पे, ठीक है, और रसिया में रेस्ट्रिक्शंस है ऑन यूज एंड पेमेंट्स कि इसको यूज नहीं किया जा सकता, पे नहीं किया जा सकता। तो ये है। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी और NFT जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट समझ लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, फंजिबल है, इंटरचेंजेबल है क्रिप्टो करेंसी, और ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू है कि आप वैल्यू की तरह स्टोर करके इसको रख सकते हैं, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है कि आप क्रिप्टो करेंसी को देके एक्सचेंज कर सकते हैं। लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में। लीगल टेंडर मतलब कि यस वैल्यू ऑफ एक्सचेंज तो है, पर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, जिस तरीके से और सारे जो करेंसी हैं इंडिया में वैसा नहीं है, ठीक है। और वैल्यू इसका बेस्ड किसके ऊपर है, मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, और इसको ट्रेड किया जाता है कैसे, ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। और नॉन फंजिबल टोकन क्या है, यूनिक है, ये नॉन इंटरचेंजेबल है, रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप ऑफ डिजिटल और रियल एसेट्स का, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, सब्जेक्टिव है, एसेट क्वालिटी के ऊपर, मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर है, इसका वैल्यू क्या है, सब्जेक्टिव है। तो ट्रेडेड ऑन NFT मार्केट प्लेसेस, तो इसको कहाँ ट्रेड किया जाएगा, तो NFT मार्केट प्लेसेस में ट्रेड किया जा सकता है, जैसे क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड ऐप, याच क्लब वगैरह। कंसेंसस मैकेनिज्म इन क्रिप्टो करेंसी, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट वन इज प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, इसमें क्या होता है कि जो माइनर्स है वो क्या करते हैं, माइन करते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स पजल्स को कंप्यूटर के द्वारा। देन फर्स्ट जो सॉल्व करता है वो क्या करता है, ऐड करता है ब्लॉक,
और उसको रिवॉर्ड मिलता है। इसके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ठीक है। तो रिवॉर्ड में क्या मिलता है, न्यूली मिंटेड क्रिप्टो करेंसी मिलता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अटैक करने के लिए क्या चाहिए, मैसिव कंप्यूटर पावर चाहिए। तो इसमें क्या होता है प्रूफ ऑफ वर्क में कि जो कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही समझना है। और एनर्जी यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाई एनर्जी इंटेंसिव होगा, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया बिफोर द मर्ज, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, तो इसमें जो भी वैलिडेटर है उसको कैसे चूज़ किया जाता है, उसको चूज़ किया जाता है कि कितना उनके पास क्रिप्टो है, मतलब कितना होल्ड उनके पास है, ठीक है, कितना स्टेक का होल्ड उनके पास है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि उनके पास कितना स्टेक है, कितना क्रिप्टो उनके पास है। तो जितना ज़्यादा स्टेक होगा तो उतना वो ब्लॉक को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कम यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या देखा कि माइनिंग होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसके पास जितना क्रिप्टो है, ठीक है, या जितना स्टेक है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता है। तो सिंपल आइडिया क्या है, लॉक योर मनी एज ट्रस्ट एंड गेट अ चांस टू ऐड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये है, और इसमें क्या मिलता है, रिवॉर्ड में ट्रांजेक्शन फीस या न्यूली मिंटेड कॉइन मिलेगा। सिक्योरिटी इसमें जो है क्या है, इकोनॉमिक पेनल्टी डिस्करेजेस चीटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक पेनल्टी मिलता है, इसके वजह से चीटिंग कोई करता नहीं है, ठीक है। और अगर मिसबिहेव कर रहा है वैलिडेटर्स किसी भी चीज़ में, तो उसका जो स्टेक है वो लूज़ करेगा, कम हो जाएगा। और एनर्जी यूज़ देखें तो ये जो पॉइंट ऑफ वर्क है इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट है, जैसे कि इथेरियम आफ्टर मर्ज इसमें आएगा, ठीक है। कार्डेनो, सोलेना, ये सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में ये पजल वाला रहेगा कि ठीक है, कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी इंटेंसिव है, और इसमें है कि कितना उनके पास जो है क्रिप्टो वो होल्ड कर रहे हैं, कितना उनके पास स्टेक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्रूफ ऑफ वर्क सिंपल क्या हो गया, पावर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड, और प्रूफ ऑफ स्टेक ये ऑनरशिप बेस्ड होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अदर कंसेंसस क्या है इसके अलावा भी। तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, इसका क्या मतलब है कि जो इसमें यूज़र होते हैं ये टोकन डेलीगेट करते हैं ट्रस्टेड वैलिडेटर्स को। अब वैलिडेटर्स कौन होते हैं, जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो फिर वैलिडेटर क्या करते हैं, ब्लॉक क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं रिवॉर्ड को, जैसे कि यूज़ किसके द्वारा किया जाता है, बाई EOS या ट्रॉन, ठीक है। देन देखते हैं मिंटिंग वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा मिंटिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नया टोकन क्रिएट किया जाता है जो प्री कोडेड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। कॉमन कहाँ है, डेफी प्रोजेक्ट्स में, और रिवॉर्ड्स फॉर स्टेकिंग और पार्टिसिपेट करने से जो है रिवॉर्ड मिलता है। तो ये क्या है, मिंटिंग वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब कुछ हो गया। अब समझते हैं CBDC वर्सेस ई-रूपी को, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, तो इसको इशू और रेगुलेट किसके द्वारा किया जा रहा है, RBI के द्वारा। देन पर्पस क्या है, ये फिजिकल कैश का डिजिटल अल्टरनेटिव है। जिस तरीके से अभी फिजिकल कैश है उसी तरीके से डिजिटल जो है ऑल्टरनेटिव है, डिजिटल कैश होगा, ठीक है। और इसको हर तरीके के ट्रांजेक्शन में यूज़ किया जाएगा, डेली रिटेल पेमेंट से लेकर के लार्ज वैल्यू ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाएगा, कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगा, ब्लॉकचेन यूज़ होगा और अदर डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजीज यूज़ होगा। एक्सेसिबिलिटी देखें तो ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा, कैसे, थ्रू बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा उनके द्वारा। देन नेचर क्या होगा, ये लीगल टेंडर होगा, जैसे कि पेपर करेंसी का जो सेम स्टेटस है वही स्टेटस रहेगा कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ये डिजिटल रुपी की तरह होगा, ई-रूपी होगा। देन अब ये तो ई-रूपी हो गया, लेकिन एक ई-रूपी भी आता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ई-रूपी। देन एक होता है ई-रूपी, ये वाला RUPI। तो समझते हैं ये क्या है, तो इसको इशू किया गया है किसके द्वारा, NPCI के द्वारा, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको इशू किया गया है। पर्पस क्या है, ये प्रीपेड है, और पर्पस स्पेसिफिक वाउचर है। ये जैसे डिजिटल रुपी की तरह ये नहीं है कि रुपी है, ये वाउचर है, और इसको मेनली यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के लिए और एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए। और ये टेक्नोलॉजी इसमें QR कोड्स की तरह और UPI की तरह इसको यूज़ किया जाएगा, और ये सिर्फ जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज है उसी के लिए अवेलेबल होगा, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। एक ही वाउचर होगा, तो इसी वाउचर को लेकर के वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, तो सपोज अगर बुक्स
बुक्स के लिए बच्चों को पैसा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि वो बुक ना खरीद के कुछ और कर लें, तो इसीलिए वो क्या इस टाइप से वाउचर दिया गया है कि उस वाउचर का यूज़ फिर कैसे होगा, वो सिर्फ अब जाके इस वाउचर से बुक ही खरीद सकेंगे और दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये कोई लीगल टेंडर नहीं है, ये एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वन टाइम है, नॉन ट्रांसफरेबल है और कैशलेस वाउचर है। ठीक है, तो कोई कंपैरिजन अगर हम करें तो सीबीडीसी क्या है, डिजिटल कैश है जिसको कि आरबीआई ने इशू किया है, ई रूपी क्या है, डिजिटल वाउचर है जिसको कि एनपीसीआई ने इशू किया है, और सीबीडीसी का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो ई रूपी है ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा, सीबीडीसी लीगल टेंडर है, ई रूपी नहीं है। सीबीडीसी का एम क्या है कि फिजिकल करेंसी को रिप्लेस किया जा सके, और ई रूपी का एम क्या है कि इम्प्रूव किया जा सके टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी को। ठीक है, अब समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है और ब्लॉकचेन का क्या चल रहा है, समझते हैं। तो जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, कौन ब्लॉकचेन को रेगुलेट करता है, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई ने सेटअप किया है एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो है नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, देन एनबीएफ लाइट प्लेटफॉर्म जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो मैती के द्वारा। तो ये ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मैती के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। क्यों? स्टार्टअप के लिए और एकेडमिया के लिए। ठीक है, ताकि कैपेसिटी बिल्ड हो सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एनबीएफ लाइट प्लेटफॉर्म मैती के द्वारा, देन नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रपोज किया है नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी। क्यों? ताकि प्रमोट किया जा सके ब्लॉकचेन का एडॉप्शन, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टेट स्पेसिफिक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सके और रिलायबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, किसके लिए, ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। देन स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स अगर देखें तो स्टेट लाइक तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने सेटअप किया है ब्लॉकचेन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और स्टार्टअप इंक्यूबेटर, ताकि जो है ब्लॉकचेन में इनोवेशन हो सके। देन डिजिटल इंडिया रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि ब्लॉकचेन को आइडेंटिफाई किया जाता है एज ए की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरह अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फॉर फ्यूचर रेडी गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, डिजिटल इंडिया रिकॉग्निशन। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ठीक है, तो इस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस्टेब्लिश किया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्यों किया गया है इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ताकि प्रमोट किया जा सके यूनिफाइड एंड इंटर ऑपरेबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो याद रखना है कि ये कुछ चीजें हैं। देन देखते हैं अब नेक्स्ट इनक्रिप्शन क्या है। ठीक है, इनक्रिप्शन आई होप सबको ही पता होगा। तो ये एक प्रोसेस है ऑफ स्क्रैम्बलिंग डेटा टू मेक अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड पार्टीज यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक की। ठीक है, मतलब क्या है कि इस तरीके से इसको बनाया जा सके ताकि जो है अनऑथराइज्ड पार्टी या किसी भी थर्ड पार्टी के लिए अनरीडेबल हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं तो आपको इनक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब कि आपका मैसेज को कोई दूसरा और रीड नहीं कर सकता है। तो ये कैसे होता है, शेयर्ड मैथमेटिकल वैल्यूज बिटवीन सेंडर एंड रेसिपिएंट। तो जो है ये एक तरीके का शेयर्ड मैथमेटिकल वैल्यूज की तरह होता है सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में। ठीक है, तो जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो प्रोटेक्ट रहता है, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, ताकि डिजिटल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास नहीं जा सके स्टोरेज के टाइम पे और ट्रांसमिशन के टाइम पे। देन इंक्रिप्शन कितने तरीके का होता है, एक तो होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, समझते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है। देन दूसरा होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल शेयर्ड की यूज़ होता है बोथ इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ फास्टर, ये किसके लिए यूज़ होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फास्टर और इफिशिएंट लार्ज डेटा के लिए। ठीक है, लार्ज डेटा के लिए इसको यूज़ किया जाता है। की शेयरिंग इज ए सिक्योरिटी चैलेंज, और यहाँ पे क्या इशू आता है कि ये जो की शेयरिंग है ये ही एक सिक्योरिटी चैलेंज है। तो एग्जांपल जैसे हम देखें, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, तो सिमेट्रिक में होता है कि एक सिंगल ही की होता है, इंक्रिप्ट करना है तब भी और उस डिक्रिप्ट करना है तब भी। जैसे इंक्रिप्शन का क्या मतलब है कि उस मैसेज को कोई रीड नहीं कर सकता है, डिक्रिप्शन का मतलब है कि ठीक है उसको डिकोड करना, तो दोनों के लिए एक सिंगल ही शेयर्ड की होता है। देन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, इसको हम कहते हैं पब्लिक
की इंक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 की होता है, एक पब्लिक की होता है इंक्रिप्शन के लिए और एक प्राइवेट की होता है डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे तो एक ही की है तो ये कम सिक्योर है, सिक्योरिटी चैलेंज यहाँ आता है। यहाँ 2 की है तो यहाँ सिक्योरिटी चैलेंज कम आता है। ठीक है, और लेकिन ये स्लोवर होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए, जैसे कि RSA, ECC, ठीक है, इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी वगैरह। देन अब समझते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल रहता है 2 डिवाइस के बीच में, सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही रीड कर पाएगा इसको। ठीक है, थर्ड पार्टी इसको नहीं देख पाएगा, जैसे कि जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है नहीं रीड कर पा रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं रीड कर पाएगा, हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स ये भी रीड नहीं कर पाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है जो मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, ईमेल सर्विसेज जिसमें कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, VPN सिक्योरिंग इंटरनेट ट्रैफिक। ठीक है, इसमें क्या होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। तो अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन काम कैसे करता है, तो सबसे पहले यहाँ की जनरेट होता है, एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की क्रिएट होता है, फिर यहाँ पे स्टोर होता है सेंडर का और जो भी रिसिपिएंट है जो भेज रहा है या जो सेंड कर रहा है, दोनों के डिवाइस में ये स्टोर होता है। देन इंक्रिप्शन, यहाँ पे डेटा जो है ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में ना कन्वर्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का यूज होता है ट्रांसमिशन से पहले। तो उसके बाद जो है होता क्या है डिक्रिप्शन, कि ओनली द डिवाइस विद द करेक्ट प्राइवेट की कैन डिकोड एंड रीड द डेटा। तो हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसको भेजा गया है, जिसके पास करेक्ट प्राइवेट की है वही डिकोड कर पाएगा, डेटा को रीड कर पाएगा कि सामने वाले ने भेजा क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी पूछा जा चुका है 2022 में, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं कि अगर 2 लोग हैं और वो चाहते हैं कि एक सीक्रेट पासवर्ड को शेयर करें, ठीक है, तो फिर वो कैसे उसको सेंड करेंगे, टाइनी लाइट पार्टिकल्स मीन्स फोटोन का यूज़ करके उसको जो है शेयर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट रूल क्या है क्वांटम वर्ल्ड में, कि अगर कोई और ट्राई करेगा इस फोटोन को देखने का तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फोटोन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हैकर ट्राई करता है, हैकर सीक्रेटली मैसेज को चेक कर रहा है, तो जैसे चेक करेगा तो जो फोटोन्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फोटोन्स क्या है, टाइनी लाइट पार्टिकल्स, तो टाइनी लाइट पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब रिसीवर को मिलेगा तो ये बहुत जो है डिफरेंट और अलग लगेगा, गलत लगेगा कि कुछ तो छेड़छाड़ हुआ है इसके साथ। सो हाउ डू यूजर नो, अब पता कैसे चलेगा, तो सेंडर एंड रिसीवर कंपेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द की। तो सेंडर और रिसीवर देखेंगे कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, अगर हर कुछ मैच हो रहा है उस की का तो समझ लो कि सेफ है। देन अगर काफ़ी सारा वैल्यूज रॉन्ग आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी ने इंटरफेयर किया है, क्योंकि फोटोन्स को देख करके ही समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक तरीके का क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है जो कि इनेबल करता है 2 पार्टी को कि टू सिक्योरली शेयर सीक्रेट इंक्रिप्शन की, कि वो अपना इंक्रिप्शन की जो है सीक्रेटली शेयर कर पाएंगे लॉ ऑफ फिजिक्स को यूज करके, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथ एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ फिजिक्स यूज होगा। ठीक है, फिजिक्स के लॉ का यूज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैथ एल्गोरिदम यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब समझते हैं वाई मोर सिक्योर दैन ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी। तो आखिर ये ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी से ज़्यादा सिक्योर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल यूज़ होता है और किसी भी तरह का इंटरसेप्शन या छेड़छाड़ होगा तो जो क्वांटम स्टेट है ना उसमें डिस्टर्बेंस होगा, तो इससे पता चल जाएगा, रिवीलिंग ईव्स ड्रॉपिंग की कुछ तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो जो हैंस ऑफर थ्योरेटिकली अनकंडीशनल सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, की बेनिफिट देखें तो अनकंडीशनल सिक्योरिटी फिजिक्स के ऊपर बेस है, ये कोई कंप्यूटेशन बेस्ड नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा होगा, प्राइवेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा सेंसिटिव कम्युनिकेशन के लिए। एप्लीकेशन देखें तो कहाँ कहाँ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ है, तो गवर्नमेंट और मिलिट्री कम्युनिकेशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, ताकि बैंकिंग डेटा सिक्योर रहे, रिसर्च और R&D नेटवर्क्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है। ठीक है, तो समझते हैं। क्वांटम बिट्स जो क्यूबिट्स है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रिप्शन जो है क्यूबिट में
सेंड किया जाता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। फिर ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये यूज़ करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, ताकि ट्रांसमिट किया जा सके क्यूबिट को इफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। फिर ये सिक्योर की जनरेशन यहाँ पे होता है, दोनों पार्टी जनरेट करते हैं एक शेयर्ड रैंडम सीक्रेट की आफ्टर ट्रांसमिशन। फिर क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग, कि ईव्स ड्रॉपिंग कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरह का अगर क्यूबिट ऑल्टर होता हुआ दिखता है तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। देन ऑथेंटिकेशन, फिर लेजिटिमेट यूजर जो होता है वो ऑथेंटिकेट करते हैं ईच अदर टू प्रिवेंट मैन इन द मिडिल अटैक्स, ताकि फिर ये मैच करके देखते हैं कि क्या कोई यहाँ प्रॉब्लम है क्या, ताकि किसी भी तरह का अटैक यहाँ ना हो पाए, ठीक है। देन बिग डेटा, अब बिग डेटा कहने का क्या मतलब है, बिग डेटा कहने का मतलब है कि वाकई में लार्ज डेटा, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, कि डेटा इतना बड़ा है, स्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, जिसको कि ट्रेडिशनल मेथड से प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, वही है बिग डेटा। देन कोर चैलेंज क्या है कि सिर्फ इसका साइज, सिर्फ साइज की बात नहीं है, बल्कि इसको कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, सब चीज़ में प्रॉब्लम होता है। अब समझते हैं डेटा इंजीनियरिंग क्या है और डेटा साइंस क्या है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम ऐसे जनरली भी बात करते हैं, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग क्या है, इसमें फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन के ऊपर। इंजीनियरिंग है तो कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होगा, तो यहाँ पे डिज़ाइन, बिल्डिंग एंड मेंटेन्स डेटा सिस्टम। परफॉर्म करता है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, इंश्योर करता है डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, और ये सपोर्ट करता है डेटा साइंटिस्ट को, ठीक है। अब समझते हैं डेटा साइंस क्या है। तो यहाँ पे फोकस है इनसाइट्स और डिसीजन मेकिंग के ऊपर। यहाँ यूज़ किया जाता है स्टैटिक्स को और मशीन लर्निंग को। ये क्या करता है, कलेक्ट, क्लीन्स, एनालाइज और इंटरप्रेट करता है डेटा को। ये सॉल्व करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या है, यहाँ पे फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन के ऊपर है, यहाँ इनसाइट और डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस है। डेटा साइंस में स्टैटिक्स और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे डिज़ाइन, बिल्ड और मेंटेन किया जाता है डेटा सिस्टम को, ठीक है। अब समझते हैं डीप लर्निंग विद इन AI के अंदर जो डीप लर्निंग है वो क्या है। तो अगर इसका पोजीशन देखें कि ये आता कहाँ है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है, और उसी के अंदर मशीन लर्निंग का ही सबसेट होता है डीप लर्निंग। तो ये यूज़ क्या करता है डीप लर्निंग में, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, CNN मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एंड RNNs रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ है और ये कहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, तो इमेज रिकग्निशन में, स्पीच रिकग्निशन में, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। देन डिफरेंस अगर देखें तो ये जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से कैसे अलग है, तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग ब्रॉडर एल्गोरिदम यूज़ करता है, जैसे डिसीजन ट्रीज और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यूज़ करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करता है कौन, डीप लर्निंग में, ठीक है। देन अब देखते हैं मजुराना 1 चिप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आ चुका है 2025 में क्वेश्चन भी। तो ये वर्क कैसे करता है, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर एक होता है, इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसके ऊपर बेस्ड है, टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे टोपो कंडक्टर्स का यूज किया गया है, ठीक है, मतलब इंडियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम, ये सब का यूज करके इसको बनाया गया है मजुराना 1 चिप को। तो ये मैटर क्यों करता है, तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जो भी अगर कोई फॉल्ट भी होता है तो ये फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है। तो फॉल्ट टॉलरेट क्वांटम कंप्यूटिंग है ये, और ये कैन पोटेंशियली स्केल टू 1 मिलियन क्यूबिट को ये स्केल कर सकता है। तो फ्यूचर में इसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, ड्रग डिस्कवरी में, क्रिप्टोग्राफी में और मटीरियल साइंस में किया जा सकता है।